ओके, तो सबसे पहली बात जो है ना वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन की बायोग्राफी। अच्छा, एक छोटी सी बात जो तुम लोगों को मैं बताते चलूं वो ये है कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन और लियाकत अली खान का टेन्योर सेम माना जाता है। तो एग्जामिनर कभी कभार कहेगा लियाकत अली खान, कभी कभार कहेगा ख्वाजा नाजिमुद्दीन। अभी वो थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहले इसकी बायोग्राफी देख लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो सवाल बन सकता है वो ये बन सकता है, अपने पास लिखते जाओ, ये जो नोट्स हैं ये एक्चुअली सवालों के आंसर्स हैं, ठीक है। हु वाज ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ठीक है, तो उसका जवाब तुम लोग यहाँ से दे सकते हो। हु वाज ख्वाजा नाजिमुद्दीन, उसका जवाब आप लोग यहाँ से देंगे। और ये सवाल कितने मार्क का आएगा? 4 मार्क का आएगा। हु वाज ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ठीक है। इनकी बर्थ 1894 में है, 1894 में इनकी बर्थ है। He died in 1964 at the age of 70। कितने साल जिंदा रहे? 70 साल, ठीक है। नवाब फैमिली बंगाल की थी, उनमें ये पैदा हुए, ठीक है। He was born in an aristocratic नवाब फैमिली ऑफ बंगाल, यानी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे, पैसों का एज सच कोई तकलीफ नहीं थी, तो पैसों के लिए गवर्नमेंट में आना इनका बनता नहीं था। ऐसा नहीं था कि पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट में आए, क्योंकि ऑलरेडी ढाका की नवाब फैमिली से जो है ना वो इनका ताल्लुक था, नवाब फैमिली ऑफ ढाका, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? और यहाँ पर या बंगाल लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। शुरू शुरू में इन्होंने अपनी तालीम जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की। ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हुए हैं, ठीक है, तो मेक श्योर उसको तुम लोग यू नो के ये फुल फॉर्म्स क्या है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या सिंपली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। इनिशियली स्टडीड एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब एक बच्चा, अच्छा बच्चा जो होता है वो फौरन इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करेगा। कैसे कनेक्ट करेगा? बोलेगा कि सर सैयद की जब हम बात करेंगे उसमें हम ये डाल सकते हैं कि फ्यूचर लीडर्स लाइक ख्वाजा नाजिमुद्दीन इन्होंने यहीं से पढ़ा, ठीक है। सो वी कैन कनेक्ट इट टू की क्वेश्चन 4, दैट इज ऑन सर सैयद अहमद खान, ठीक है। के future leaders who studied from, so he was one of the future leaders who studied from अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर वो कहाँ पर चले गए? कैम्ब्रिज, दैट इज लंदन, ठीक है। कैम्ब्रिज से उन्होंने जाके फिर मजीद आला तालीम हासिल की, हायर एजुकेशन। शुरू में इनकी जो पॉलिटिकल, अच्छा अब इनका पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करें। इनका जो शुरू का पॉलिटिकल कैरियर है वो ज्यादातर पर्टेनिंग टू बंगाल है, ज्यादातर पर्टेनिंग टू बंगाल है, ठीक है। वहां पर बंगाल के अंदर इन्होंने काम किया था टू इंट्रोड्यूस एजुकेशनल स्कीम्स एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। वहां के लोगों के लिए इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स निकाले थे, निकालने में मदद की थी, ठीक है। इनका मानना यह था कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल फॉर ऑल, और एजुकेशन अच्छी किस्म की। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज का अंदाजा होगा, इनकी पढ़ाई, खुद भी ये पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। पहले अलीगढ़ से पढ़ा, उसके बाद कैम्ब्रिज से जाकर के तालीम हासिल की, ठीक है। तो इनिशियली जो इनका पॉलिटिक्स के अंदर रोल था वो कोई बड़े ओहदे पर फाइज होना नहीं था, ठीक है। वो ये था कि बंगाल के लोगों के लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स निकाले जाएं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स निकाले जाएं। और ये एक क्लोज एसोसिएट थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप के अंदर इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में भी अपनी खिदमत सरंजाम दी, साथ साथ होते थे, ठीक है। जिस तरह फातिमा जिन्ना भी साथ साथ होती थी, लियाकत अली खान भी साथ साथ होते थे, ठीक है। तो अच्छा, फिर उसके बाद इनके इन काम की वजह से या इनके इंटरेस्ट की वजह से आपको पता है कि इनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल बनाया गया 1943 से 40, कब से कब तक? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1943 से 45 ही रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल फॉर 2 years। बेटा ईयर चेक कर लो, ईयर, क्योंकि इसमें है ना सो नहीं जाना, ईयर चेक कर लो। अभी पाकिस्तान आजाद हुआ है, पाकिस्तान आजाद होने से पहले इनका पॉलिटिकल तजुर्बा था, ठीक है। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था हमारे पास पॉलिटिकल टेक्निकल आदमी, पॉलिटिकली ट्रेंड आदमी कम थे, तो ही वाज अ गुड एसेट फॉर पाकिस्तान। इस तरह हिस्ट्री कनेक्ट करती चली जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान बने, तो उसके बाद इनको ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल का जो है वो क्या बनाया गया? चीफ मिनिस्टर। सीएम स्टैंड्स फॉर चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इनको बंगाल का
चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। और फिर आपको पता होगी ये बात कि वो अपने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से कब हटे, जब उनको गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के 3 दिन बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन को गवर्नर जनरल बनाया गया। He was the second Governor General of Pakistan. He was the second Governor General of Pakistan आफ्टर कायदे आजम, ठीक है। कायदे आजम की डेथ के 3 दिन बाद इनको जो है वो क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया पाकिस्तान का, ठीक है। Does that make sense? ठीक है। So he became the Governor General of Pakistan in September 1948, 14 September 1948, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोगों को मेरी पुरानी स्लाइड्स में भी ये मिलेंगी कि ये इनका ओरिजिन जो है वो कश्मीरी ओरिजिन है, तो इनको उर्दू भी आती थी, बंगाली भी आती थी और फारसी भी जो है वो आती, इन तीनों जबानों में बात किया करते थे, ठीक है। He died at the age of 70. उनकी जो डेथ है वो 70 साल की उम्र में हुई, और कहाँ पर, ढाका में जो है वो इनकी आज भी इनका जो है वो खबर एग्जिस्ट करती है। Does that make sense? ठीक है। अच्छा, just by the way, he was the second Governor General of Pakistan, ये बात साथ साथ, and he was the first Governor General from East Pakistan, first Governor General from East Pakistan, ठीक है। तो ओवरऑल सेकंड थे, और ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले ये पहले जो है ना वो गवर्नर जनरल थे। डज दैट मेक सेंस? तो अब आप लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी साथ साथ पढ़ते चलो, साथ साथ समझते चलो। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पाकिस्तान का इस वक्त ये है कि हमारे पास 2 मेन ओहदे हैं गवर्नमेंट के अंदर। वो 2 मेन ओहदे कौन से हैं? एक है गवर्नर जनरल का, और एक जो है वो है प्राइम मिनिस्टर का। किसका? प्राइम मिनिस्टर का। अभी देखो, पहला गवर्नर जनरल हमारे पास कौन है? जिन्ना। पहले गवर्नर जनरल कौन बने? ये ट्री की तरह बना लो अपने पास, जिसको मैं बार बार तुमसे पूछता रहूंगा, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल जिन्ना बने। दूसरे गवर्नर जनरल कौन बने? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान। कौन थे? कायदे आजम के साथ, जब कायदे आजम गवर्नर जनरल थे तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान, ठीक है। उसके बाद जब ख्वाजा नाजिमुद्दीन गवर्नर जनरल बने तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अगेन लियाकत अली खान ही थे। अगेन लियाकत अली खान ही थे, ठीक है। तो अब जो दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन का एक बहुत बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने लियाकत अली खान को अपने ओहदे से हटाया। इन्होंने ये नहीं बोला कि अब मैं हूँ गवर्नर जनरल, अब मैं किसी और को बनाऊंगा। इन्होंने लियाकत अली खान को मुल्क चलाने की फुल छूट दी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। ये पहली अचीवमेंट है। क्या है? पहली अचीवमेंट। तो अगर सवाल आता है ख्वाजा नाजिमुद्दीन की अचीवमेंट्स के ऊपर बात करो, तो तुम लोग यहाँ लिख दो उसके ऊपर से, ये सारी जो अभी हम बातें कर रहे हैं ना, ये अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स की बात है, ठीक है। कि अचीवमेंट्स क्या क्या है और फेलियर्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये सब अब अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, अब सब देखें, इसकी अचीवमेंट ख्वाजा नाजिमुद्दीन की ये है कि इन्होंने जो है वो लियाकत अली खान को कहा कि आप जो है वो कंट्री चलाएं, ठीक है। ही अलाउड लियाकत अली खान टू रन द कंट्री। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? लियाकत अली खान को क्यों इजाजत दी? सबसे पहला रीजन ये था कि लियाकत अली खान जो है वो जिन्ना के सबसे क्लोज एसोसिएट थे। ये जो उस वक्त पॉलिटिशियंस मौजूद थे उनमें से सबसे क्लोज एसोसिएट कौन थे? लियाकत अली खान। तो इस वजह से ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने उनको कहा कि आप जो है वो मुल्क चलाएं। दूसरी बात, सेकंड रीजन ये था, ख्वाजा नाजिमुद्दीन को पता था कि जो अवाम नास है, ठीक है, जो लोग हैं वो लियाकत अली खान पर भरोसा करते हैं। वो लियाकत अली खान पर भरोसा करते हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो लियाकत अली खान पर, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो लियाकत अली खान पर भरोसा करती है। इस वजह से ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने लियाकत अली खान को बोला कि आप जो है वो कंट्री
चलाएं, ठीक है। सो दीज वर टू रीजन जिस वजह से जो है वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने अलाउ किया लियाकत अली खान को कि आप कंट्री चलाएं। इसके इसके अलावा एक रीजन ये भी था कि लोगों का भरोसा, और लोग जो है वो लियाकत अली खान से प्यार भी बहुत करते थे, ठीक है। पीपल लव्ड एंड ट्रस्टेड लियाकत अली खान एज अ क्लोज कंपेनियन ऑफ जिना, यानी उनको ये होता था कि ये वही बात करेगा जो हमारे कायदे आजम ने जो है वो इसको, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स दैट लियाकत अली खान वाज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ जिना, he was loved and trusted by the people, and he had the confidence of the people and the Pakistani government. Therefore ख्वाजा नाजिमुद्दीन allowed लियाकत अली खान कि आप जो है वो कंट्री चलाएं, ठीक है। सो ये आपको क्या लगता है, ये एक अच्छा डिसीजन था या बेकार? ये एक एक्सीलेंट डिसीजन था, और ख्वाजा नाजिमुद्दीन की मिनिस्ट्री की ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इन्होंने लियाकत अली खान को जो है वो चलाने दिया। ये एक अचीवमेंट थी क्योंकि लियाकत अली खान वाज इन हिमसेल्फ अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। लेकिन एक और भी जो है ना वो एक बात है जो आप लोगों ने जहन में रखनी है, वो बात ये है कि इससे हमें ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बारे में क्या पता चलता है। तो नाइजल कैली इसका जवाब आएगा वहां से उस किताब में से कि ही वाज एन ऑनेस्ट एंड टैलेंटेड पॉलिटिशियन, ठीक है। टैलेंट कैसे शो हुआ, उस बंदे को आगे करो जिससे तुम्हारा मुल्क चल सके, और ऑनेस्टी, खुद को किसी किस्म की लालच नहीं थी, ठीक है। तकवा पसंद कहा जाता है इन्हें कि ये ही वाज अ गॉड फियरिंग पर्सन, ठीक है। सो सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट लियाकत अली खान, ठीक है। और एक चीज जो पॉलिटिकली हमें पता करनी है यहाँ पे, जो पॉलिटिकली हमें पता होनी चाहिए, वो बात ये है कि बेटा बोलो पहला गवर्नर जनरल कौन था? जिना। पहला कौन था? जिना। पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। जब ये सिचुएशन थी तो इन दोनों के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी थी? गवर्नर जनरल। जिना जब गवर्नर जनरल था और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान था, इस सिचुएशन के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी थी? गवर्नर जनरल या प्राइम मिनिस्टर की? गवर्नर जनरल, क्योंकि कायदे आजम खुद उसमें थे। लेकिन जब ख्वाजा नाजिमुद्दीन गवर्नर जनरल बने तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन सी हो गई? प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को एतबार ज्यादा किस पर था? लियाकत अली खान के ऊपर। सो दिस वाज द जस्टिफिकेशन टू द सेकंड लास्ट पॉइंट, कि जब कायदे आजम गवर्नर जनरल थे तो उस वक्त कायदे आजम जब गवर्नर जनरल थे तो लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन उन दिनों गवर्नर जनरल का जो ओहदा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट वाज हेल्ड बाय कायद हिमसेल्फ। However, after the death of Qaid Azam, when Khwaja Nazimuddin became Governor General, the the position of Prime Minister became more important, as it was held by Liaquat Ali Khan, who was trusted more, who was loved more, who was looked upon more by the people and the government than Khwaja Nazimuddin. समझ आई बात आपको? ठीक है। तो इससे हमें ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बारे में, उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पता चलता है कि ही वाज एन ऑनेस्ट एंड टैलेंट पॉलिटिशियन, और वो पाकिस्तान से गद्दार नहीं थे, वो पाकिस्तान से धोखेबाजी नहीं करते थे। ही वाज अ सिंसियर पॉलिटिशियन। उनको पता था कि लियाकत अली खान ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। लियाकत अली खान की मास अपील है, ही न्यू दैट लियाकत अली खान हैड अ मास अपील, ठीक है। ही लियाकत अली खान हैड अ मास अपील, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो मुझे लेक्चर में बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे वर्ड्स हैं जो तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? कोई मसला? नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ठीक है। उठ जाओ थोड़ा। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। मेरी पेन जो है ना वो गिर गिर के ही टूट जाएगी। दो। चलिए स्टार्ट करें।
ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। अच्छा, अब बहुत बचकाना तौर पर समझा रहा हूँ तुम लोगों को, तो इज्जत के साथ जो है ना वो इसको देख लो, और ऐसा कि तुम लोगों को आगे चलकर जो है ना वो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और तुम तो रिदा जाग जाओ, ठीक है ना। चलो, सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कॉन्टेक्स्ट क्या था, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड नहीं समझोगे तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आया। इसीलिए सेक्शन 3 मुश्किल लग रहा होता है बच्चों को, क्योंकि वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे होते कि ये सारी चीजें जो है ना वो एज अ कंटिन्यूम वर्क करती हैं, ठीक है। अपनी तरफ से अगर बीच में से कोई उठा के अयूब खान की पॉलिसी बता देगा आउट ऑफ नोवेयर, तो तुम्हें उसको रटना पड़ेगा। सो दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू गाइस, ठीक है। तो पहले हम इसके कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कि ये इसके पीछे क्या जो है ना वो पस मंजर क्या था, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि आखिरी, जिसको मैं कहता हूँ ब्रिटिश लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीड, वो क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको इसको बुलाओ, उठो तुम, ऊपर देखो, ऊपर हाथ हाथ, इससे नहीं बैठो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने उसमें से एक एडॉप्टेड वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, या एक एडॉप्टेड वर्जन ऑफ सेट ऑफ रूल्स बनाए थे, जिसको कहा जा गया था इंडिपेंडेंस एक्ट, जो मैंने आपको सेक्शन 2 में कवर करवाया था, ठीक है। पाकिस्तान जो है 1947 के बाद, 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट के अंडर रूल किया जा रहा था। और ये इंडिपेंडेंट एक्ट कहाँ से आया? 1935 के एक्ट। तो जस्ट अपने पास इसी तरीके से ट्री वो बना लो। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, उससे एडॉप्टेड, एडॉप्टेड का मतलब होता है उसको उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने दूसरा एक्ट बनाया, जिसको कहा गया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये जो इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, ये हमारे लिए जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। अब हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि हमारा जो है वो इंडिपेंडेंस एक्ट ही जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हुआ क्या? तो विद टाइम जब ख्वाजा नाजिमुद्दीन गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बने, तो बोथ ऑफ देम रियलाइज्ड कि हमारे पास, हमारे मुल्क के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है। तो इट वाज एन अर्जेंट टास्क for them to make a constitution. One of the urgent tasks of the government of Khwaja Nazimuddin and Liaquat Ali Khan was to draft a constitution for the newly established country. ठीक है, नया मुल्क पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना one of the urgent tasks था for the government, and by government I mean लियाकत अली खान and ख्वाजा नाजिमुद्दीन। हुआ क्या? अब इसका हल क्या निकले भाई? कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना है, हमें जरूरत है, ये तो थ्योरी की बात हो गया। प्रैक्टिकल हल क्या निकला? प्रैक्टिकल हल ये निकला कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या मतलब होता है? द पार्ट ऑफ द असेंबली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी का क्या मतलब होता है? द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमेटी बनाई जिसको नाम दिया गया बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। क्या नाम दिया गया? बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, ठीक है। उस कमेटी का काम ये था कि वो कुछ रूल्स बनाए, वो कुछ नुकात ड्रॉ करे, वो कुछ पॉइंट्स बनाए जिसके ऊपर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लाए करना चाहिए। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? बहुत इजी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, जिसका काम ये था कि वो पॉइंट्स को बनाए, वो पॉइंट्स ड्राफ्ट करे जिसके ऊपर हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई। अब इस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के अंदर 25 लोग थे। कितने लोग थे? कितने लोग थे? 25 लोग थे, ठीक है। ये जो 25 लोग हैं, इट वाज अबाउट 1/3 ऑफ द नेशनल असेंबली। 25 मेंबर्स का मतलब हो गया 1/3 ऑफ द नेशनल असेंबली। अब मुझे बताओ, उस वक्त नेशनल असेंबली में कितने लोग थे? थोड़ी सी मैथ पूछ रहा हूँ, बोलो। अरे भाई 1/3 है, 25 लोग हैं, हाँ 75। आम बच्चा ये बोलता है, हालांकि हकीकत में अगर आप तारीख पढ़ ले तो आपको पता चलेगा सिर्फ 71 लोग थे, 71 लोग थे।
ठीक है, सो आई हैव नॉट मेंशन दैट इन माय नोट्स बट यू कैन राइट दैट। ये लेक्चर में मुझे जैसे जैसे चीजें फ्लो में होता हूँ तो यू कैन जस्ट जॉट दैट डाउन। ठीक है, 71 मेंबर्स थे उस वक्त हमारे पास नेशनल असेंबली के अंदर। तो उन 71 मेंबर्स में से हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी में कितने लोग अपॉइंट किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? 25 लोग। कितने लोग? 25 लोग, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 33% नेशनल असेंबली का जो है वो पार्ट बना। ऑलमोस्ट 33% जो है नेशनल असेंबली का वो पार्ट बना किसका? बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी का। किसका बना? बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी का। अब ये जो कमेटी थी इसका ये काम था कि भाई वो पॉइंट्स बनाए जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना चाहिए, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना। तो इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स, इनको जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी जिसमें 25 लोग थे, इन लोगों को जो जो बातें सही लगती थी इन्होंने उसको एक डॉक्यूमेंट के अंदर जॉट डाउन किया, उस एक डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट किया। ठीक है, जिसको कहा गया द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। क्या कहा गया? द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। डज दैट मेक सेंस? अगेन समराइज करवाना है, करूं या सबको समझ आ गया? ईशल बताओ क्या समझी? 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर वो लोग वो रूल करते थे पाकिस्तान में। हाँ, तो लियाकत अली खान और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को एक अर्जेंट वो लगा कि ना हमें ना पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। वेरी गुड। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई जिन्होंने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स जॉट डाउन करे जो एक कंट्री को रन करने के लिए चाहिए थे और उसको प्रेजेंट करा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, वो प्रेजेंट किया गया, उसको कहा गया दी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ठीक है, समझ आ गई बात सबको? आर वी ऑल डन? और ये कब जो है ना वो पास हुआ था? 12 मार्च 1949। अच्छा, आउट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, किसी को पता है लियाकत अली खान ने इसको नेशनल असेंबली में प्रेजेंट कब किया था? 7 मार्च को। ठीक है, कब किया था? 7 मार्च। यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, आप लिख लें अपने पास। 7 मार्च 1940, अपने हैंडआउट्स पर लिख लो। 7 मार्च 1949 लियाकत अली खान प्रेजेंटेड, ज्यादा बातें लिखोगे तो कुछ तो याद रहेगा, प्रेजेंटेड इट टू द नेशनल असेंबली। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? कोई मसला यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, नहीं है कोई भी सवाल? नहीं? ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे चलो। समरी करवानी है एक और दफा? बोल दो, दिल खोल के बोल दो, करवानी है तो बोल दो। एक बच्चा भी बोलेगा मैं रुक जाऊंगा, ये मत सोचो कि अगले 20 लोग क्या ख्याल करें, आप अपनी बताएं। क्यों एक बच्चे करवानी है किसी को? नहीं? हाँ जी, 71 मेंबर्स थे नेशनल असेंबली में, यस। और उसमें से 25 लोग जो है वो उनको जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी का पार्ट बनाया गया। श्योर, डन, आर वी गुड? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब बात आती है कि डिक्लेरेशंस क्या थी। ठीक है, डिक्लेरेशंस या मेन पॉइंट्स, आसान जबान में डिक्लेरेशन स्लैश मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बोला क्या गया था, कि फाइंडिंग्स क्या थी। मैं बता रहा हूँ ये लेक्चर बहुत गौर से सुनना, क्योंकि अभी मैं तुम लोगों को ऐसे सवाल दूंगा जो तुम लोगों के होश उड़ा देंगे। तुम लोग बोलोगे सर ये तो पास पेपर बहुत आसान है, आपका सवाल मुश्किल है। ठीक है, तो प्लीज इसको गौर से सुनना। अच्छा, तो पहली जो डिक्लेरेशन या पहली जो फाइंडिंग थी, आप इसको फाइंडिंग्स भी लिख सकते हो। ठीक है, फाइंडिंग्स, अगर सवाल आता है व्हाट वर द फाइंड, 4 मार्क में आ सकता है, व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, तो उसमें तुम लोग ये आंसर लिखोगे। ठीक है, पहला ये था, पहला ये बोला गया था कि इस्लाम जो दीन है वो आपको हर वर्च्यू सिखाता है। ठीक है, उन जैसे सोशल जस्टिस है, काले गोरे का फर्क, अमीर गोरे का फर्क नहीं करें आप। ठीक है, अरबी अजमी का फर्क नहीं करें आप। इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सबके लिए फ्रीडम होनी चाहिए। अगर कोई दूसरे मजहब का है तो आप उसको प्रैक्टिस करने दें, आप उसको जबरदस्ती उसके साथ जुल्म वगैरह, जुल्म और सितम उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो पहला जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने फाइंडिंग दी या रिकमेंडेशन दी वो ये थी कि हमारे जो इस्लाम के ब्रॉडर वर्च्यूज या प्रिंसिपल्स हैं, जैसे फ्रीडम, ठीक है, इक्वालिटी है, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन,
एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का खूब पार्ट बनेंगी। ये सारी जो प्रिंसिपल्स हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का खूब तर पार्ट बनेंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इन अदर वर्ड्स ये हुआ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस हियर इज दैट कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी। टू पुट इट इन मच मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, अगर आप इसको कॉन्वोल्यूटेड तरीके से कहना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम एज कंटेन्ड इन द होली कुरान एंड सुन्ना, फिर हाइफिन मार दें, उसके बाद कहें कि फ्रीडम, इक्वालिटी वर supposed to be embedded in the constitution of Pakistan। जब हम आजकल अपने अनकॉन्शियस में ये बात कहते हैं ना, यार ये तो हमारे आइन में ये बात लिखी है, ये तो हमारा हक है, समझ रहे हैं आप बात को? इसको कहते हैं कि एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड हो गई, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गई इस तरीके से कि उसको सेपरेट करना जो है वो मुश्किल हो गया। तो पहली रिकमेंडेशन ये आई थी, आसान सा पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है। पहली रिकमेंडेशन ये थी कि आप अपनी फ्रीडम, इक्वालिटी है, इन चीजों को, सोशल जस्टिस है, इन चीजों को जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाए, ठीक है। टॉलरेंस किसको कहते हैं? टॉलरेंस इज बर्दाश्त या सब्र, ठीक है। कि कोई अगर आपसे अलग है तो इसका मतलब ये नहीं आप उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, रिलीजियस एथनिक टॉलरेंस, ठीक है। चलें आगे, पहला सबको समझ आ गया, बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा ये कहा गया कि मुसलमानों को फुल फ्रीडम होगा कि वो अपनी लाइफ कुरान और रसूल अल्लाह की जो सुन्ना है उसके मुताबिक गुजार सकें, यानी द मुस्लिम्स वर गिवन, या कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलेगा कि मुस्लिम्स विल बी गिवन 110% फ्रीडम, 100% फ्रीडम टू स्पेंड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना ऑफ अ बिलव्ड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। कुरान और सुन्ना के मुताबिक हर मुसलमान को इजाजत होगी कि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। कुरान और सुन्ना के मुताबिक हर मुसलमान अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकेगा। अब एज अ बोनाफाइड स्टूडेंट, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा ना, वो ये सवाल करेगा, हालांकि एग्जामिनर तुमसे ये सवाल कभी भी नहीं पूछेगा। एक अच्छे स्टूडेंट के दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? because हमारी history has been, the Muslim history has been of especially during the British colonial era, it was the history of oppression, it was the history of oppression। हमारे ऊपर जुल्म सितम किया गया था, हम सही से खुले तरीके से नमाज नहीं, रंजीत सिंह याद है ना भाई, सबको याद है, कांग्रेस रूल याद है। तो हमारे लिए इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डालना कि भाई हर मुसलमान के पास क्या होगा शायान? वेरी गुड, कुरान और सुन्ना के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारने का। ऑपरेशन, हाँ, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन, मुसलमानों की द हिस्ट्री है जो 19वीं सदी 20वीं सदी की, दैट इज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। समझ आई बात? लेट्स मूव ऑन। इसी तरीके से सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, आप जब हम चैप्टर 10 पढ़े उसमें मैंने फ्लैग के बारे में आपको बताया था ना, माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने एक और फाइंडिंग, थर्ड फाइंडिंग उनकी ये थी, उन्होंने ये रेकमेंड किया कि जो माइनॉरिटीज होंगी, ठीक है, जो बेचारे छोटे रिलीजियस ग्रुप्स होंगे, उनके पास फुल फ्रीडम होगा कि वो अपना मजहब प्रैक्टिस कर सकें, वो अपना मजहब प्रैक्टिस कर सकें और अपने कल्चर्स को डेवलप कर सकें, अपने कल्चर्स को डेवलप कर सकें। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कोई हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखता है या कोई जीसस को मानने वाला है या यू कैन से क्रिश्चियन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको जाके जो है ना वो उनकी रिलीजियस प्रॉपर्टीज को तोड़ें। तो इस कमेटी ने ये बोला कि हमें माइनॉरिटीज के रिलीजन को और उनके कल्चर्स को फ्रीली डेवलप होने देना है, फ्रीली उनको जो है वो सांस लेने देना है। We would allow them to thrive in our country। माइनॉरिटीज को कि हम हुकूक मारेंगे नहीं, ठीक है। इसी तरीके से माइनॉरिटीज के बारे में जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये बोली गई कि जो बेचारे गरीब हैं, ऐसा नहीं होगा कि कानून गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग होगा।
सो द फोर्थ फाइंडिंग वाज दैट कि जो माइनॉरिटीज हैं या जो पुअर क्लास है, ठीक है, या जो बैकवर्ड क्लास है, वो लोग लीगली प्रोटेक्टेड होंगे फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है। देखें, मैं आपको फर्ज करें कि मेरा ताल्लुक जो है वो एक हम सबका ताल्लुक जो है ना वो फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। अगर एक किसी का ताल्लुक जो है ना वो किसी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से फर्ज करें। अब हमें पता है पाकिस्तान के अंदर एज सच कराची में तो स्पेशली इतने बुद्धिस्ट नहीं है, तो हम अगर कोई 2-4 बुद्धिस्ट रहते हैं तो क्या हम उनको मारेंगे? और अगर हम उनको मारते हैं तो कानून क्या हमें फेवर करेगा? नहीं। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ हम इनजस्टिस बर्दाश्त, माइनॉरिटीज विल बी लीगली प्रोटेक्टेड। आइन बीच में आ जाएगा अगर तुमने किसी माइनॉरिटी वाले को कुछ करने की कोशिश की। और जस्ट बाय द वे मैं समझता हूँ प्राउडली कि पाकिस्तान में कुछ हद तक ये चीज है। तुम मुसलमानों को जो है ना वो यानी कि एज मुस्लिम्स हमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो कभी भी माइनॉरिटीज के ऊपर एज सच जो है ना वो जुल्म नहीं, क्योंकि इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। एंड आप लोग तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, बट व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, वी रियलाइज दिस थिंग मोर क्लोजली, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो ये पॉइंट हमारे को ये बोल रहा था कि जो माइनॉरिटीज हैं या जो मार्जिनल क्लासेस हैं या जो पुअर क्लास है, दोज क्लासेस विल बी लीगली प्रोटेक्टेड। लीगली प्रोटेक्टेड का मतलब ये है उनके लिए हम रूल्स बनाएंगे, ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो उनको जो है वो जस्टिस नहीं मिलेगा। माइनॉरिटीज विल बी लीगली प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर वो फर्ज करें पुलिस में जाके कंप्लेन देंगे तो उनकी कंप्लेन सुनी जाएगी, ठीक है। सो दोज वर जस्ट एग्जांपल्स। अच्छा, जब 4 मार्क का सवाल आता है कि डिक्लेरेशन दे दो, अगर तुम्हें बता दे कि मेन व्हाट वर द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द बेसिक, तो इसके अंदर तुम ये नहीं लिखोगे, एग्जांपल्स नहीं दोगे, ठीक है, बस तुम्हें सिर्फ पॉइंट्स लिख के फारिग करना है आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो जुडिशरी होगी, ठीक है, जिसको इसमें तो कैली ने कहा है कि लीगल सिस्टम, और आपकी जो आई गेस बाजवा ने भी यही लफ्ज इस्तेमाल किए, ठीक है। बाजवा की किताब किसी ने पढ़ी? नहीं पढ़ी ना, अच्छी किताब है, वो भी पढ़े अगर कभी टाइम मिले। लीगल सिस्टम, गलतियां हैं उसमें बहुत, लेकिन AKU और फेडरल में वही चलती है। हाँ, कैली और इससे ही तंग हो गई हो। अच्छा, खैर बहरहाल, तो लीगल सिस्टम या जुडिशरी, बेटा मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ब्रांच पार्ट्स होते हैं, हाँ के ना, किसको याद है? 3 पार्ट्स होते हैं, बोलो। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इनके एक्ट्स पढ़ाता था उस वक्त मैंने बताया था, बोलो। लेजिस्लेचर, वेरी गुड, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। सो जुडिशरी का मतलब होता है बेसिकली कोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। तो एक फाइंडिंग या एक रिकमेंडेशन ये थी कि आपका जो कोर्ट सिस्टम होगा या आपकी जो जुडिशरी होगी, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसकी एग्जांपल तुम लोगों को हाल में दिखी ना कि जज ने फैसला सुना दिया, यानी जज जो है नवाज शरीफ के ऊपर, तो दिस वाज अ क्लासिकल एग्जांपल कि हमारा जो मुल्क है उसका जो आइन जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ये कहा गया है कि आपकी जो जुडिशरी होगी, कोर्ट्स होंगे, उसको आप रिश्वत देके आप जो है वो उसको चेंज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। जुडिशरी सिस्टम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। डज दैट मेक सेंस? उसके बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान विल बी अ फेडरेशन। दीज आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स नाउ, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है। तुम्हें कोई से भी 4 लिखने को आएंगे, सही है। सो पाकिस्तान विल बी अ फेडरेशन, ठीक है। फेडरेशन के अब ये मैं जार्गन इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सेक्शन 2 में पढ़ाया था, ठीक है, व्हाट इज फेडरेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स विल बी ऑटोनमस। आसान सी जबान में पाकिस्तान है, ठीक है, एक सेंट्रल हुकूमत होगी और एक प्रोविंशियल हुकूमत होगी। डज दैट मेक सेंस? हर प्रोविंसेस अपने अपना जो है वो रोजमर्रा की पॉलिटिक्स या रोजमर्रा की जो डीलिंग्स है वो खुद चलाएंगे और एक बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट्स, हर किसी को जो आम इंसानी हुकूक है वो पूरे के पूरे मिलेंगे। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स विल बी ग्रांटेड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। सबको समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है? हाँ शामिर बोलो। क्या बेटा? ऑटोनमस, ऑटोनमस का मतलब होता है पावर, लिख लो, सेक्शन 2 में भी तो बताया था, पावर टू गवर्न इटसेल्फ,
ठीक है, प्रोविंसेस ऑटोनोमस होंगे, इसका मतलब उनके पास पावर होगी कि वो खुद अपने आप को, ऐसा नहीं होगा कि फेडरल से आपको आके, सेंट्रल लेवल से आके आपको एक बंदा बता रहा है कि नहीं जनाब आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम लोगों को याद है ना, मैंने सेंट्रल और फेडरल में बताया था चीजें। पहले जब ब्रिटिश दौर है तो सेंट्रल यूज करो, जब इंडिपेंडेंस हो गई तो फेडरल कहोगे। क्या कहोगे? फेडरल। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब मेन चीज जिस पे एग्जामिनर मारता है और बच्चे जो है ना वो फंसते हैं, वो मेन चीज क्या है? इंपॉर्टेंस या सक्सेस, इंपॉर्टेंस या सक्सेस। ठीक है, कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अहमियत क्या थी या इसके सक्सेसेस क्या हुए। ठीक है, पहला इसका जो सक्सेस है वो ये है कि हमारे जितने भी फ्यूचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस आए, जितने भी फ्यूचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस आए, उसकी बेसिस किसके ऊपर थी? उसकी बेसिस की उसके ऊपर थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर थी। डज दैट मेक सेंस? हमारे जितने भी फ्यूचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस आए, उनकी जो बेसिस थी दैट वाज ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, ये इसकी पहली अहमियत थी। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ आगे चल के अभी तुम लोग थोड़ी देर में रियलाइज करोगे कि 1950 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसने भी, उसके अंदर भी जो फाइंडिंग्स है वो कहां से ली गई थी? किस, कौन से रेजोल्यूशन से? ऑब्जेक्टिव, जाग जाओ जाग जाओ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। तो पहली अहमियत क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की? कि ऑल फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस वर बेस्ड, किस पर बेस्ड थे? वर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस, ये बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है, ठीक है, कि हमारा जो पाकिस्तान का आयन है या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लो, बिकेम अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, नहीं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2A है, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दैट इज एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की सेकंड अहमियत ये है, जो किताबों में नहीं है, बहुत कम लोगों को बात पता होती है, जिसने आयन स्टडी किया हो तो वो थोड़ा बहुत जानता होगा कि हमारा जो आज आयन है, ठीक है, फ्रॉम 70s ऑनवर्ड्स, ठीक है, आज तक हमारा जो आयन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा, वो उसके अंदर जो आर्टिकल 2A है दैट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये इसकी अहमियत है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, कि हाँ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया थ्रू द एजेंसी ऑफ आर्टिकल 2A। जी 70 पुट्टो। ठीक है, we'll look into this later। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? नहीं। और उसके बाद बहुत सारे प्रपोजल्स तो किए गए कि चेंज करने की जरूरत है, बट यू नो वी आर नॉट वर्किंग, हालांकि आउटडेटेड लॉज हो गए हमारे। अच्छा, इसी तरीके से एक और अहमियत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज रिलेटेड टू योर इवैल्यूएटिव यानी जजमेंट के ऊपर है आपके, इस, मैं समझता हूं इसकी एक अहमियत ये है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, कि इसके अंदर हमारे सीनियर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के व्यूज जाहिर थे, और उन सीनियर पॉलिटिशियंस के जो जिन्ना से बहुत ज्यादा करीब थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस रेजोल्यूशन demonstrated या highlighted या contained या was based on the views of some of our most talented and senior politicians who were also close associates of कायद। ठीक है, तो इसकी अहमियत थी। अगर मैं एक चीज बना के लिख दूंगा ना, आप उसको इतनी अहमियत नहीं देंगे। फर्ज करें, मिसाल लें, वैसे तो मुझे पता है ज्यादा ही देंगे, लेकिन एक सही है, एक मिसाल है। लेकिन अगर कोई आपको, कोई हाई क्लास का बंदा, तो आप उसकी लिखी हुई चीज को, तो मेरे हिसाब से दैट इज एन, लिख लें आप इस बात को, दैट इज एन एक्सीलेंट इवैल्यूएटिव पॉइंट। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा इवैल्यूएटिव पॉइंट है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज एंड व्यूज ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पाइनियर, या फिर जो है ना वो सीनियर, हमारे जो है ना वो शुरू के पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उनके आइडियाज पर ये बेस्ड था। ठीक है, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो जो लोग थे वो किससे क्लोज थे? द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, कायद आजम। ठीक है, आगे चलो। 3 इंपॉर्टेंट समझ आ गई। पहला ये बोला कि जितने भी फ्यूचर ड्राफ्ट्स थे
कॉन्स्टिट्यूशन के वो सब इस पे बेस्ड थे। सेकंड ये बोला पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपने अंदर लेकर बैठा है अंडर 2A, ठीक है। और तीसरी बात ये की कि जो हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस थे उनके व्यूज एंड उनके आइडियाज पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड था, जो कि पाकिस्तान का अच्छा चाहते थे, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक नहीं। अच्छा, चौथी इंपॉर्टेंस ये है कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बनने से पहले हम जब वर्क कर रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो हम किसकी तरफ रुजू कर रहे थे, कौन से डॉक्यूमेंट की तरफ? वेरी गुड, इंडिपेंडेंस एक्ट या 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे उनको उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अब वो सीधा सीधा किस पे आएंगे? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एक्चुअली उसने एक तरीके से आप कह सकते हैं नीड उस पुरान, हाँ एक वे तो नहीं दे दिया, एक पुराने जो बार बार हम एक्ट्स पर जाते थे उस एक्ट्स पर जाने की नीड को वॉइड कर दिया, खत्म कर दिया। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की एक इंपॉर्टेंस ये, इट इरेडिकेटेड द नीड of the Pakistani government to go back to the old constitutions from the British era, ठीक है। अब हमें 1935 के एक्ट पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। और चौथी जी सॉरी, इरेडिकेट, ERADICATED, दिस इज द सेम पॉइंट, जस्ट वो मैंने सिनोनिम्स यूज करके बोला, ठीक है। इरेडिकेटेड मींस खत्म कर दिया, अब हमें दोबारा से उन अंग्रेजों की लाई हुई चीज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट इसका ये था, या चौथी इंपॉर्टेंस, सॉरी पॉइंट नहीं, इंपॉर्टेंस ये थी कि इसके अंदर खूब सेवरल रेफरेंसेस टू, तुम लोग डिक्लेरेशन से देख सकते हो, याद है ना, है कि नहीं है? कुरान एंड सुन्ना प्राइमरी सोर्सेज हमारी जो इस्लाम की है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुसलमान को इजाजत है कि वो कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सुन्ना से जो है वो अपनी जिंदगी जो है ना वो गुजार सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि एक इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ये है कि इट कंटेन सेवरल रेफरेंसेस टू उलेमा, सॉरी टू इस्लाम। जब इस्लाम की बात आएगी पूरी हिस्ट्री में उलेमा लाजमी आएंगे, पूरे हिस्ट्री के कोर्स में जब भी कभी बात आएगी किसकी? इस्लाम की, तो उसके अंदर लाजमी तौर पर उलेमा आएंगे। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इतना ज्यादा इस्लाम के बारे में जब कहा गया तो उसका एक फायदा ये था कि हमारे उलेमा जो क्लास थी उनको प्लीज करने की कोशिश की गई, खुश करने की कोशिश की गई, क्योंकि बिकॉज वो चाहते थे पाकिस्तान कौन सा स्टेट बने? इस्लामिक स्टेट बने। कौन सा स्टेट बने? इस्लामिक स्टेट बेस्ड ऑन शरिया, बेस्ड ऑन शरिया। डज दैट मेक सेंस? किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, प्लीज पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन है तो। नहीं, नहीं ये तो मैंने कहीं पर भी नहीं बोला। आखिरी जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंस है इसकी, वो ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर इस्लाम को बहुत ज्यादा बार रेफर किया गया था, तो इससे उलेमास खुश हुए थे। क्यों खुश हुए थे? कुछ हद तक खुश हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको चाहिए था कि पाकिस्तान कौन सा स्टेट बने? इस्लामिक स्टेट बने। कौन सा स्टेट बने? इस्लामिक स्टेट बने। ठीक है, आज वो दो भी नहीं आए ट्विंस ना, उनको जरा मैसेज या कॉल तो मार दो। चलो फिर मैं करता हूँ, छोड़ो, आ जाओ आगे चलो। क्रिटिसिज्म करते हैं, फिर पॉज ले लेंगे, ठीक है, 2 मिनट का। सो क्रिटिसिज्म या फेलियर्स क्या है? क्रिटिसिज्म या फेलियर्स क्या है? पहला फेलियर इसका ये है कि उलेमास ने कहा मजीद इसको इस्लामी बनाया जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मजीद इस्लामी बनाया जाना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन शुड बी मेड मोर इस्लामिक, यानी शरिया को ज्यादा इनकॉर्पोरेट करो। इन अदर वर्ड्स, they argued that Sharia should be incorporated more. Sharia should be incorporated more. कोई मसला यहाँ तक? कोई इशू? पहला क्रिटिसिज्म ये था, उलेमास ने कहा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मजीद शरिया को लाने की जरूरत है। तो पहला क्रिटिसिज्म या फेलियर इसका ये था कि द उलेमास वांटेड इवन मोर रेफरेंस टू इस्लाम। दे वर
arguing that this constitution is still not satisfactory from the sharia point of view, hence आपको और ज्यादा इसके अंदर जो है ना वो इस्लामी बातें लाने की जरूरत है। Does that make sense? पहला क्रिटिसिज्म ये था। सेकंड क्रिटिसिज्म ये था बिरत चंद्र मंडल, नाम सुना है इसका? कहाँ से सुना होगा? नहीं सुना है ना? कौन था ये बताए? कौन सा वाला बताऊं? They argue that Sharia should be incorporated more. ठीक है, हाँ सेकंड पॉइंट का बताओ। विरत चंद्र मंडल पता है कौन था? He was from East Pakistan. He was from East Pakistan. इसका ये आर्ग्यूमेंट था, देखो ये बिल्कुल उलमास का ऑपोजिट था। ये कहता था भाई हमारा जो पाकिस्तान है, जिन्ना ने बोला था पाकिस्तान इज अ सेक्युलर स्टेट। हाँ भाई जिन्ना की स्पीचेस में है ये बात, तो जिन्ना ने ये कहीं पर भी नहीं कहा था कि इस्लाम पाकिस्तान विल बी इस्लामिक स्टेट। वो तो था ही सेक्युलर आदमी भाई। कैम्ब्रिज से हमारे आईबीए के अंदर एक स्कॉलर है डॉक्टर नवाल उस्मान, ठीक है, मेरी उनकी ये बहस होती है हमेशा। वो ये कहती थी कि जिन्ना को किसी भी एक ऑथर ने ये नहीं कहा कि ही वाज अ रिलीजियस पर्सन। जिन्ना वाज अ सेक्युलर पर्सन एंड ही ऑब्टेन्ड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म। लिबरल आइडियोलॉजी वाला शख्स था वो, सेक्युलर शख्स था। मेरी उनसे हमेशा ये बहस होती है। तो वो हमेशा इस बात में जो है ना वो आर्ग्यू करती हैं कि आप कोई भी एक राइटर लाके दिखा दो कि जिसने ये कहा कि जिन्ना वाज अ रिलीजियस पर्सन। नहीं कहा किसी ने भी ये बात, सही है। फिर अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैंने उनको मैसेज किया, मैंने बोला मेरा आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है मैंने ही कह दी ये बात कि जिन्ना वाज अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, क्योंकि और कोई नहीं कह रहा तो हमें करना पड़ेगा ना। कहने का आप यू कैन गो एंड चेक ऑन आईबीएस वेबसाइट, वो आर्टिकल वहां पर मौजूद है। कहने का मकसद ये, लेकिन खैर दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट कि बिरत चंद्र मंडल जो था ये ईस्ट पाकिस्तान से था और ये कहता था कि भाई जिन्ना ने बोला है कि हमारा जो मुल्क है वो कौन सा मुल्क है? सेक्युलर मुल्क है। कौन सा मुल्क है? सेक्युलर मुल्क है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए that should be based on the principle of secularism। तो ये कहता था कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में शरीयत का पार्ट है इसको मिनिमाइज किया जाए, इसको क्या किया जाए? कम किया जाए। सो बिरत चंद्र मंडल आर्ग्यूड दैट द शरिया component या the influence of sharia should be minimized, ठीक है, कम से कम कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये बोलता था, जिन्ना ने तो बोला था भाई पाकिस्तान एक सेक्युलर स्टेट बनेगा। क्या बनेगा? पाकिस्तान एक, यहां तक के मौलाना मौदूदी, ठीक है, सबने इनका नाम सुना हुआ है, ठीक है, मौलाना मौदूदी जिन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बहुत ज्यादा फेवर किया, लेकिन इन्होंने पता है इसको तंज करते हुए क्या कहा था? ये ऐसी बारिश है जिसके आने से ना पहले बादल आए थे और ना इस बारिश के होने के बाद कोई खेती होगी। मौलाना मौदूदी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा था? What did he say? कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, यानी इनको तंज करते हुए कहा था कि ये एक ऐसी बारिश है जो बिना बादलों के बरसी है और इस बारिश के बरसने से कोई खेती भी, यानी he was criticizing that कि इसकी जो प्री कंडीशंस है या इसको जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर एक तरीके से क्रिटिक की टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और फिर उसको बनाने की इम्प्लीमेंटेशंस क्या हुई, उसका नतीजे क्या निकले, उसके ऊपर भी जो है वो क्रिटिक थी, ठीक है। तो इवन अच्छा आई विल रिपीट वन मोर टाइम और उसके बाद फिर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है। मौलाना मौदूदी का ये ख्याल था कि इट वाज अ रेन व्हिच वाज नाइदर प्रीसीडेड बाय क्लाउड्स, ना बारिश आने से पहले क्या होता है? क्लाउड्स आते हैं, बोलते हैं ये ना बादल आए और बारिश हो जाने के बाद खेती सरसब्ज हो जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये क्रिटिसिज्म था। अब अगर तुम लोगों से सक्सेस एंड फेलियर्स पूछा जाता है तो सिलेबस और बुक्स के मुताबिक, यानी आप लोग में से कोई होगा ना जो डिस्टिंक्शन के लिए काम कर रहा होगा, वो ये याद कर ले। बाकी जो ए और ए स्टार के लिए काम कर रहे हैं वो सिर्फ इतना याद कर ले कि उलेमास ने इसको क्रिटिसाइज किया था बिकॉज दे वांटेड मोर इस्लामिक एलिमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, ठीक है। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन टू द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हम एक में मैं उनके कॉल तो करूं उनको जरा, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस कर रहे हैं, ठीक है। 1950 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, आ जाओ इसके ऊपर आ जाओ।
अच्छा, अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी है उन्होंने हमें क्या बना के दिया, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। क्या बना के दिया, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यूज करते हुए 1950 के अंदर एक रफ, ROUGH रफ, या फिर अच्छा लफ्ज है ड्राफ्ट, अच्छा लफ्ज है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, नॉट फेयर। ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, नॉट फेयर या फाइनल, नॉट फेयर या फाइनल। तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यूज करते हुए हमारी जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी है उसने 1950 के अंदर असेंबली के आगे क्या पेश किया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पेश किया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इन 1950 the basic principles committee presented a draft constitution to the assembly, to the constituent assembly. Does that make sense? अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था बेटा, इसकी ये किसके ऊपर बेस्ड था, बोलो, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। अब मजा आएगा तुम लोगों को अपने आप को टेस्ट करने में कि तुम लोगों को समझ कितना आया। बोलो, सबसे पहले क्या बोलोगे, क्या था, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनी। क्या बनी, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। उस बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने क्या पास किया, ऑब्जेक्टिव्स। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या बनाया, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनाया, एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। डज दैट मेक सेंस? सबको क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, सो इट वाज प्रेजेंटेड ऑन सितंबर 28 1950। ईयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेट्स एग्जैक्ट नहीं भी याद हो तो आज से कोई इशू नहीं है, ठीक है, but the year is important. So our first constitution, draft constitution was made in 1950, was made in 1950, ठीक है। इसके अंदर सजेशंस क्या किए गए थे, मेन सजेशंस क्या थे इसके, बाय कैमरल लेजिस्लेचर विथ इक्वल पावर, ठीक है। ये सारी टेक्निकल टर्म्स हमने सेक्शन 2 के अंदर डिस्कस की हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी उर्दू। 2 हाउसेज होंगे, अपर एंड लोअर, जो ज्वाइंटली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, जो ज्वाइंटली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो सेक्शन 2 वाली रिकॉर्डिंग्स बनाई थी या जो नोट्स है उनमें से रेफर कर लेना है टेक्निकल टर्म्स। जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज मैं इसके ऊपर दोबारा से वो नहीं कर रहा, ठीक है, जा नहीं रहा, ठीक है। डज दैट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर सजेशन सबको समझ आ गए, ठीक है। क्रिटिसिज्म्स क्या आए थे, मसले मसाइल क्या हुए, लोगों ने इसको क्यों क्रिटिसाइज किया। तो सबसे पहला इसमें मसला ये था कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, बोलो भाई, ईस्ट पाकिस्तान 70s में क्या बना, क्या बना, इंडिपेंडेंट होकर बांग्लादेश, क्या बना, बांग्लादेश, ठीक है। सो पीपल फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान डिड नॉट वांट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असेंबली। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ भाई देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रपोज कर रहा था बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगी विद इक्वल पावर्स, यानी ईस्ट और वेस्ट से दोनों लोग बराबर गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। ईस्ट पाकिस्तान ये बोल रहा था ये कैसे होगा भाई, ये क्या बात हो गई, पॉपुलेशन मेजोरिटी हमारी और नेशनल असेंबली पे सीटें बराबर मांग रहे हो, ये क्या कैसी बात हो गई, 50-50% कैसे हो सकती है भाई सीटें, समझ रहे हो बात को। अब बोले, वो लोग बोलेंगे हम तो मेजोरिटी में थे भाई, हम मेजोरिटी में, आप हमें ज्यादा सीट्स दें। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे क्रिटिक किया, ये कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें नेशनल असेंबली के ऊपर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मंजूर नहीं है। बिकॉज, किस बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा, बिकॉज, लिख लें, बिकॉज द ईस्ट पाक द पीपल, बिकॉज द मुस्लिम्स या पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वर in majority in the overall population of Pakistan, in the overall population of Pakistan, ठीक है। Does that make sense, ठीक है, कि जो हमारे, जी बेटा, because of Muslims of East because the Muslims of East Pakistan were in majority in the overall population of Pakistan, ठीक है, in the overall population of पाकिस्तान, समझ गए बात। तो
इन्होंने बोला कि हमें ये वाला पॉइंट मंजूर नहीं है कि इक्वल पावर होगी। भाई क्यों इक्वल पावर होगी, हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मंजूर नहीं है। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बोला हम मेजोरिटी में, हमें ज्यादा सीट्स मिलनी चाहिए नेशनल असेंबली में। और इसी तरीके से हम आगे चल के ये बात देखेंगे, 1 यूनिट स्कीम, 1 यूनिट पॉलिसी जो थी वो लाई इस वजह से गई थी ताकि हम जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को नेशनल असेंबली के ऊपर कम कर सके। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी मिनिस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, आगे चल के। ओके तो पहला क्रिटिसिज्म समझ आ गया। दूसरा क्रिटिसिज्म ये था इस कॉन्स्टिट्यूशन को कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो कौन सी जबान बोलते थे, व्हाट लैंग्वेज डिड दे स्पीक, बंगाली, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम जो है वो बंगाली को जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि यार आप उर्दू को किस बेसिस के ऊपर बना रहे हो, सिंधी बना देते ना फिर भी समझ आ जाता। सिंधी बोलने वाले तो है, उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू है, बहुत कम। यहाँ पर तो पंजाबी, सिंधी, पश्तून, पख्तून, सराइकी, बलोच, ये लोग ज्यादा हैं। तो इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान जब था हमारे पास, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बोला कि भाई आप उर्दू को किस बेसिस के ऊपर नेशनल लैंग्वेज बना रहे हैं। Bengali should be made the national language because it is spoken by most of the people। क्या कहा उन्होंने कि बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए क्योंकि ये मेजॉरिटी लोग कौन सी जबान बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उर्दू को नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस थे जिनके पास सूबाई हुकूमतें थी, वो ये बोलते थे कि फेडरल गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम पॉसिबल पावर्स नहीं होने चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। क्या बोलते थे वो लोग, ये कौन बोलता था, हाँ अब देखो जैसे फर्ज करो ये कंट्री है, तुम्हारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी तुम्हारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग थे ये कह रहे थे कि भाई हमें अपना एज अ ऑटोनोमस यूनिट चलने दो, ठीक है। फिर सवाल ये आता है फिर तो फेडरेशन बनेगी नहीं। तो इन्होंने ये बोला प्रोविंशियल हुकूमत वालों ने कि भले पाकिस्तान फेडरेशन रहे, ठीक है, बायकैमरल सिस्टम रहे, वो मसला नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं होने चाहिए, हद से ज्यादा पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमरान, आज तुम्हें क्या लगता है इमरान खान के पास से ज्यादा पावर है, ऐसे ही सोचने के लिए कह रहा हूँ, सोचना अपने पास, ठीक है इसको। तो फेडरल गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, या गवर्नर जनरल, इनके पास जो है वो एक्सेसिव पावर्स, वो प्रोविंस जो चलाने वाले हुक्मरान थे, प्रोविंशियल लीडर्स जो थे या प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस जो थे, बेटा वो लोग ये आर्ग्यू कर रहे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है सारी ज्यादा पावर किसके हाथ में दे रहा है, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में। किसके कौन सी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में। हमें वो पावर्स इतनी ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में मंजूर नहीं है। भाई सिंध के लोगों के मसले मसाइल पंजाब की गवर्नमेंट थोड़ी समझ सकती है, या पंजाब के मसले मसाइल सिंध की गवर्नमेंट थोड़ी समझ सकती है। तो प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस ये बोल रहे थे कि जो पावर है आपकी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। डज दैट मेक सेंस, समझ आ गई सबको, सही है। Hence provincial politicians objected to the idea of power being given to the federal government and head of state। उनको खुद को अपने पास पावर रखनी थी। इसी के साथ साथ मैंने आपको कहा है ओ एंड तक, एंड ऑफ हिस्ट्री तक हर जगह उलेमास का बहुत बड़ा भी किरदार है, ठीक है। चाहे वो फिर जफरुल्लाह खान की बात हो, चाहे जो है ना वो अहमदीज के कैंपेनिंग के अगेंस्ट कैंपेनिंग हो, ये सारी चीजें इसमें उलेमास का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसको उलेमास ने कैसे क्रिटिसाइज किया, बोला कि इट इज नॉट सफिशिएंटली इस्लामिक, इट इज नॉट सफिशिएंटली इस्लामिक, ये जो है वो सफिशिएंटली इस्लामिक नहीं है, सफिशिएंटली इस्लामिक नहीं है, यानी इसके अंदर मजीद जो है वो शरिया की चीजें लानी। ये सुन के बिरज चंद्र मंडल ने क्या बोला होगा कि जिन्ना चाहता था हमारा मुल्क कौन सा हो, सेक्युलर हो, क्या हो, सही है। तो आपस में इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इसी के साथ लियाकत अली खान को जब ये पता चला भाई इतने सारे क्रिटिसिज्म लगे हैं, तो लियाकत अली खान ने इन क्रिटिसिज्म्स को डील करने के लिए ये कहा कि हम इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस लेकर के आएंगे, हम इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस लेकर के आएंगे। सो ही प्रपोज्ड that this constitution, this draft constitution
will undergo some changes, will undergo some changes. Does that make sense? ठीक है, लेकिन आपको पता है लियाकत अली खान की डेथ हो गई, ठीक है, he was shot dead in रावलपिंडी, और फिर हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं, ठीक है। तो अब तक हमने ओवरऑल दो चीजें पढ़ी हैं, कितनी चीजें पढ़ी हैं? दो चीजें। पहली क्या है, बोलो, एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट, ये सारी एक ही चीज है। हमने ख्वाजा नाजिमुद्दीन और लियाकत अली खान की पहली चीज ये पढ़ी थी कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने लियाकत अली खान को रखे रहा, ठीक है। तो ये अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये एक अलग चीज है, ठीक है। तीसरी चीज, बट ओवरऑल ये सारा किसका पार्ट है कि इस मिनिस्ट्री की क्या अचीवमेंट्स थी और क्या फेलियर्स थे, क्या सक्सेसेस थी और क्या फेलियर्स थे। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा अभी तुम्हें, ठीक है ना। तो बेटर है कि इधर उधर की जगह अपने पेपर पे कंसंट्रेट करो, ठीक है ना। वरना ऐसा नहीं हो कि मैं सबके पास हैंडआउट रहने दूं, तुम्हारे से ले लूं। आई कैन डू दैट वेरी इजीली, ठीक है। हाँ, तो बस अपना अपने पास जो है ना वो काम करती रहो। चले आगे चलते हैं। सबने सुना है प्रोडा एक्ट के बारे में? प्रोडा एक्ट बड़ा मशहूर तरीन एक्ट है, ठीक है। बच्चे ने इसको आज जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसका सुना होगा इस चीज का, ठीक है। It stands for Public and Representative Officers Disqualification Act. Public and Representative Officers Disqualification Act, PRODA, ठीक है। 1951 में ख्वाजा नाजिमुद्दीन और लियाकत अली खान ने इस प्रोडा एक्ट को लॉन्च किया था। इट वाज लॉन्च इन द मिनिस्ट्री ऑफ ख्वाजा नाजिमुद्दीन और लियाकत अली खान। कब लॉन्च हुआ था? 1950। अच्छा, जस्ट बाय द वे, इसमें डेट्स में ना थोड़ा बहुत तुम्हें फ्लक्चुएशन जरूर मिलेंगी। कोई इसको 1950 कहेगा, कोई इसको 1951 कहेगा, ठीक है। सो आई वुड रेकमेंड दैट यू गो विद 1951, ठीक है। 1951 के अंदर आपका जो है वो प्रोडा लॉन्च किया गया, प्रोडा लॉन्च किया गया, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर था क्या, सुनना जरा गौर से। फर्ज करो शायान को किसी चीज के ऊपर तकलीफ है, तो क्या शायान इमरान खान के पास जा सकता है अपनी कंप्लेन लेके? मुराद अली शाह के पास जा सकता है? नहीं। हाँ, अगर किसी तरह हम उसे पहुंचा भी दें वहां तक तो फिर आप लोग जानते हैं, ठीक है, वजाहत की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रोडा था इसके अंदर क्या हुआ? प्रोडा एक्ट आम लोगों को राइट्स दे रहा था कि वो अपनी कंप्लेंट प्रोविंशियल गवर्नर या गवर्नर जनरल तक ले जा सकें। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेड्स, इसको हम प्रोविंशियल गवर्नर कहते हैं, और सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट के हेड्स जिसको हम गवर्नर जनरल कहते हैं, उन तक अपनी कंप्लेन पहुंचा सके। जैसे शामिल बोल रहा होगा कि सर ने इतनी लंबी सुबह सुबह क्लास रखी है, तो सर की कंप्लेन लेके मैं प्रोविंशियल गवर्नर के पास पहुंच जाता हूँ या गवर्नर जनरल के पास, सही है। तो प्रोडा जो था वो एक ऐसा एक्ट था जो आम लोगों को, कॉमन पीपल, उन लोगों को ये राइट्स दे रहा था कि वो अपनी कंप्लेंट प्रोविंशियल गवर्नर या गवर्नर जनरल के पास ले जा सके। कंप्लेंट्स किसके अगेंस्ट? खानदानी कंप्लेंट्स, या खाना अच्छा नहीं बना था कंप्लेंट ले, हाँ, पॉलिटिकल इनजस्टिस के अगेंस्ट। अगर उनके खिलाफ किसी मिनिस्टर ने या उनके खिलाफ किसी और ने जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है कुछ बुरा किया है या उनके साथ गलत हुआ है, तो वो उस इनजस्टिस के खिलाफ अपनी कंप्लेंट लेकर कहाँ जा सकते हैं? प्रोविंशियल गवर्नर या गवर्नर जनरल। कहाँ जा सकते हैं? प्रोविंशियल गवर्नर या गवर्नर जनरल, ठीक है। ये अच्छा, इसमें ये चीज जो है ना वो बच्चे हाईलाइट नहीं कर पाते कि इस एक्ट से तुम्हें एक चीज और पता चल रही है। क्या पता चल रही है? चलो, इस पॉइंट को बताने से पहले मैं चाहता हूं तुम लोग थोड़ा सा सुनो। एक आम बंदे की कंप्लेन, अब आम बंदा अगर उसके साथ कोई पॉलिटिकल इनजस्टिस हुई है तो वो अपनी कंप्लेन प्रोविंशियल गवर्नर या गवर्नर जनरल तक ले जा सकता है, ठीक है। ये एक्ट ने उन्हें एक फैसिलिटी दी थी आम लोगों को। किस किस्म की कंप्लेन? पॉलिटिकल इनजस्टिस। मेरा आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है फिर वो जो कंप्लेन होती है जिसके खिलाफ, उसके साथ क्या होता होगा?
उसके ऊपर ट्रायल चलता होगा, कोर्ट केस बनता है, ठीक है। तो इससे, इस प्रोडा एक्ट से हमें एक और चीज पता चल रही है, क्या, कि अगर उसके ऊपर ट्रायल बनता है या कोर्ट केस बनता है तो उसके बाद फैसला कौन देगा? जज देगा। तो हमारा लीगल सिस्टम वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इससे हमें ये पता चलता है, समझ रहे हो बात को? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रोडा एक्ट से आप किसी के भी खिलाफ पॉलिटिकल इंजस्टिस की कंप्लेंट अपने प्रोविंशियल गवर्नर या गवर्नर जनरल तक पहुंचा सकते हैं। फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है ना, वो लीगल कोर्ट्स जो है आपके वो मामला देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर लोगों ने 50,000 लोगों ने प्रोविंशियल गवर्नर के अगेंस्ट कंप्लेन लिखवाई है, फर्ज करो, तो जो गवर्नर जनरल होगा ना, वो उस चीज को, मामले को केटर करेगा और फिर कोर्ट में ये फैसला दिया जाएगा कि आया ये बंदा मजीद ऑफिस में रह सकता है कि नहीं। अगर किसी के ऊपर प्रोडा के अंडर लगाया हुआ इल्जाम साबित हो जाता था तो उसको ऑफिस से फेंक दिया जाता था, उसको ऑफिस से निकाल दिया जाता था। he would have been, yeah, he would have, sort of debarred from the office, या उससे उसका इख्तियारात, अथॉरिटी छीन ली जाती थी। अगर किसी के ऊपर प्रोडा के अंडर में लगा हुआ इल्जाम सच साबित हो जाता था तो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपनी पोस्ट रिटेन करने नहीं दी जाती थी। एनीवन फाउंड गिल्टी अंडर प्रोडा वाज नॉट अलाउड टू रिमेन इन हिज पोजीशन, ठीक है। उसके पास गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन में रहने का इख्तियार खत्म हो जाता था, उससे वो पोजीशन छीन ली जाती थी। सही है, सबको एक्ट समझ आ गया? ये एक्ट आपको क्या लगता है क्यों निकला होगा? एग्जैक्टली, गवर्नमेंट में करप्शन कम हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट में करप्शन कम हो जाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, पता है क्या हुआ? जो अमीर लोग थे उन्होंने इस एक्ट को यूज किया अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ। अपनी जो इलीट पॉलिटिकल क्लास थी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन के खिलाफ इसको यूज किया। किसके खिलाफ यूज किया? और बड़ा मुंह खोलो ना, पता नहीं ऐसा क्या मैं तुम्हें वो सुना रहा हूँ क्या, कहानी या लोरिया सुना रहा हूँ कि सो जाओ सो जाओ, इतनी बड़ी बड़ी यॉर्निंग कर रहे हो, शामिल जाग जाओ। समझ गए बात को? प्रोडा रिपीट करवाना है? नहीं, सबको समझ आ गया। क्रिटिसिज्म क्या है प्रोडा का? कि वो जो इलीट लोग थे उन्होंने यूज करते हुए, यानी प्रोडा को यूज करते हुए अपने जो दुश्मन, जो बेचारे पॉलिटिकल ऑपोजिशन में, उन लोगों को ऑफिसों से, फर्ज करो, अब मैं तुम लोगों को आसान जबान में समझाता हूँ, पॉइंट समझ आ जाएगा। अगर प्रोडा आज होता ना तो इमरान खान पता है क्या करता? इमरान खान जो है ना वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो है ना वो कंप्लेंट्स लॉन्च करवाता और उसे जो है वो ऑफिस से या इनकी पॉलिटिकल पार्टी को, एक बड़ी क्रूड सी, एक रफ सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही हाइपोथेटिकल और वियर्ड सी, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है, कि प्रोडा एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास ये इख्तियार थे कि वो अगर उनको कंप्लेन मिलती है आम लोगों की तरफ से, तो जिसके खिलाफ कंप्लेन है उसको जो है ना वो कोर्ट में घसीटा, उसको जो है वो कोर्ट में लेकर के आया जाएगा, उसके ऊपर जो है ना वो ट्रायल चलेगा, जज फैसला देगा। अगर वो बंदा गिल्टी साबित हो जाता है, गुनहगार साबित हो जाता है, तो उससे गवर्नमेंट का ओहदा छीन लिया जाएगा, उससे गवर्नमेंट का ओहदा। ये लाया इस वजह से गया था ताकि करप्शन कम हो सके गवर्नमेंट में, लेकिन इनफैक्ट इसने करप्शन बढ़ा दी। इस एक्ट ने करप्शन बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? जो पहले से गवर्नमेंट में थे ना पावर में, वो अपनी ऑपोजिशन में रहने वाले लोगों को, ऑपोजिशन को जो है ना वो ऑफिस से हटाते जा रहे थे, ठीक है। सो दिस एक्ट कॉज द इलीट क्लास टू हैव मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड पावर, ठीक है। दे यूज्ड इट अगेंस्ट दोज हु वर इन ऑपोजिशन, ठीक है। जो पावर में होता था वो अपने ऑपोजिशन, ऑपोजिशन सबको पता है, इमरान खान आज पावर में या ऑपोजिशन में? ऑपोजिशन में कौन है? जरदारी, नवाज शरीफ, ठीक है, और सारी पार्टीज। तो प्रोडा के अंदर क्या होता था? जो पावर में होता था ना वो यूज करता था इसको, और जो ऑपोजिशन में होते थे उनको ऑफिस से निकालते आते थे। तो इलीट जो लोग थे, ठीक है, इलीट का मतलब होता है अपर क्लास जो लोग थे, वो लोग जो है वो अपने पास इसको जो है ना वो पावर डेवलप करते जा रहे थे, कॉन्सेंट्रेट उनके पास पावर करता जा रहा था। प्रोडा सबको समझ आ गया?
ये 4 मार्क में सवाल आ सकता है, ठीक है। तो 4 मार्कर क्वेश्चन है ये, ठीक है। यस, व्हाट वाज प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज मेंशन, ठीक है, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ठीक है भाई। अच्छा, रेफ्यूजी क्राइसिस सबको पता है, रेफ्यूजी क्राइसिस का सबको पता है, नहीं पता है? हाँ नहीं भाई, अफगान रेफ्यूजी कहाँ से आ गए तुम? हाँ जी, जो हमने कल पढ़ा था, बोले। वेरी गुड। कायदे आजम ने वेरी गुड, कायदे आजम ने 1947 के अंदर रेफ्यूजी प्रॉब्लम को कहा कि ये ग्रेव इमरजेंसी, क्या है, बचा लो बच लो नहीं तो मारे जाओगे, ऐसी हालात खराब हो गए थे, इतने रेफ्यूजीज आ रहे थे, 20 लाख लोग उस वक्त खाली कराची के अंदर आए थे भाई 1947 में। दुनिया की हिस्ट्री की सबसे लार्जेस्ट माइग्रेशन थी ये। हाँ यार, फॉर दिस आई गेस आई वुड नीड टू चेक द स्टैट्स, राइट, बिकॉज ये सारी जो इंफॉर्मेशन है दैट कम्स थ्रू सेंसस, राइट। जिस तरह मैंने तुम्हें वो बताया था ना कि एक मैंने मिसाल दी थी कि 1880s के अंदर कितने लोग थे गए थे, तो that is something that you have to check in the archives, right? That is the figure you will not find on Google as well. Approximate तुम्हें मिलेगा, but for the accurate figure, that is what research does, ठीक है। So that's a good question, but that is a research question, right? उसके लिए हमें आर्काइव्स देखने पड़ेंगे। और किसी को पता है आर्काइव्स कहाँ पर है सिंध में? ओ मतलब हमारे यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड्स कहाँ पर मिलते हैं? चलो मैं तुम लोगों सबको लेके जाऊंगा, लेकिन मसला ये होता है फिर एक साथ 25-30 बंदे हो ना, आधे आधे करके जाएंगे आपको। सिंध आर्काइव्स, सिंध आर्काइव्स, ठीक है, क्लिफ्टन में। आई हैव बीन देयर फॉर मेनी अ टाइम्स, ठीक है। सो दे हैव अ गुड कलेक्शन। खैर चने बहरहाल, तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्या था? रेफ्यूजी प्रॉब्लम हमने कल डिस्कस किया था कि इधर से लोग उधर जा रहे थे, उधर से जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ लोगों को ये फील हुआ कि हम गलत नेशन में बैठे हुए, तो उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। डिटेल्स हमने इसकी कल डिस्कस कर चुके थे। अब हुआ क्या, लियाकत अली खान और ख्वाजा नाजिमुद्दीन के टाइम पर इसके लिए क्या किया गया? तो लियाकत अली खान ने जवाहरलाल नेहरू के साथ पैक्ट साइन किया। क्या साइन किया? जिसको हम कहते हैं लियाकत नेहरू पैक्ट। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड लियाकत नेहरू पैक्ट। इट इज कॉल्ड लियाकत नेहरू पैक्ट। लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू ने ये पैक्ट साइन किया और इस पैक्ट के अंदर इस चीज के ऊपर अग्री किया गया था कि दोनों ममालिक अपनी अपनी माइनॉरिटीज का हक पूरी तरीके से अदा करेंगे। इस पैक्ट के अंदर इस चीज के ऊपर अग्री किया गया था कि दोनों ममालिक अपने अपने यानी दोनों ममालिक में टेरिटरीज में रहने वाले माइनॉरिटीज के हुकूक और उनकी सेफ्टी और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लियाकत नेहरू पैक्ट के अंदर पहली बात ये कही गई थी, ये डिसाइड किया गया था दोनों कंट्रीज के दरमियान कि both the countries will look after the security and safety and protection of the minorities within their borders. इंडिया के अंदर अगर मुस्लिम माइनॉरिटी है तो इंडिया उनका ख्याल करेगा, पाकिस्तान के अंदर अगर हिंदू माइनॉरिटी तो पाकिस्तान उनका ख्याल करेगा। ये पहला जो है ना वो पैक्ट साइन। क्यों? अच्छा, ये पैक्ट इस वजह से भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे जो है ना वो थोड़ा बहुत टू अ सर्टेन एक्सटेंट माइग्रेशन भी कम हुई। क्योंकि जब लोगों को ये पता चल गया, मैंने आपको बताया था ना रियॉट्स हो रहे थे दिल्ली लखनऊ की, कल कहानी आपको बताई थी कि किस तरीके से, हालांकि वो इसमें मौजूद नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो लोग क्या कर रहे थे, वहां से पाकिस्तान आ रहे थे। कश्मीर वाला इशू भी हमने बताया था आपको, वो तो खैर बड़ा मशहूर है, वो तो बुक में भी है आप लोगों की और आप लोगों को इट्स इजीली अवेलेबल। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब लोगों को ये पता चला कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पैक्ट साइन किया है तो उनको एक सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन भी मिला कि हम थोड़ा बहुत यहीं रुक जाते, अब हमारी प्रोटेक्शन होगी। समझ रहे हो बात को? बहुत सारे लोग थ्रेट्स की वजह से भी भाग रहे थे इधर से उधर, तो रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ते जा रहे थे। तो जब ये पैक्ट साइन किया गया तो उससे कुछ हद तक लोगों को ये एहसास मिला कि नहीं, अब गवर्नमेंट हमारे को लेकर चिंता में है। सही है, सही है, समझ गए बात? ठीक है। सो इसी तरीके से फ्री मूवमेंट ये बड़ा खराब हुआ मैं समझता हूँ।
फ्री मूवमेंट। क्यों? क्योंकि मेरे दादा जो है ना वो फ्री मूवमेंट करके गए थे और शादी इंडिया से की थी। यही तुम्हारा भी यही था? और किस किस का ये था? शिप के थ्रू आए थे, मेरे दादा ट्रेन के थ्रू गए थे। खैर बहरहाल चले, तो वीजा सिस्टम जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। वीजा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, वीजा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। लियाकत नेहरू पैक्ट ने दो बातें कही, पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज है, पाकिस्तान उनका ख्याल रखेगा, इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज है, इंडिया उनका ख्याल रखेगा, हाथ मिलाओ, ठीक है। ये हो गया एक पैक्ट की बात। दूसरा, लियाकत नेहरू पैक्ट का दूसरा पॉइंट ये था कि फ्री पैसेज अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस बॉर्डर्स बंद कर दिया गया, फ्री मूवमेंट। और अब क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया? वीजा सिस्टम। क्या इंट्रोड्यूस हो गया? वीजा सिस्टम। कोई मसला यहाँ तक? हैदराबाद और कश्मीर कल वाला है तो हमने डिस्कस किया है, वो सेम नोट्स में से तुम लोग ले लेना, ठीक है, कि किस तरीके से इंडिया ने जो है वो कश्मीर के ऊपर तो यूएन ने अब तक कोई फैसला नहीं करवाया है हमारा, हैदराबाद जो है ना वो दक्कन वाली साइड इंडिया के पास है। डज दैट मेक सेंस? तो जस्ट टू समराइज, 1947 में कायद ने ये कहा था कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम एक ग्रेव इमरजेंसी बन चुका है। उन्होंने सेंट्रल रेफ्यूज काउंसिल बनाई थी। लियाकत अली खान वालों ने क्या किया? लियाकत अली खान और ख्वाजा नाजिमुद्दीन की मिनिस्ट्री के अंदर पहली चीज, लियाकत नेहरू पैक्ट जब साइन हुआ तो उसमें पहली चीज ये बोली गई कि माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड रहेंगी दोनों कंट्रीज में, और दूसरा ये बोला गया फ्री मूवमेंट बंद की जाए और वीजा सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट किया जाए, ताकि रेफ्यूजी क्राइसिस, क्योंकि फ्री होता था तो कोई भी इधर से उधर चले जाता। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, ये हैदराबाद और कश्मीर वाले हैं, मैंने इसमें लिखा है सेम एज डिस्कस्ड इन की Q10। की Q10 इज की क्वेश्चन 10 चैप्टर 10, ठीक है। ओ नहीं, की Q11 है ये, ठीक है। समझ के बाद ये थोड़ा सा चेंज एडिट कर लो, हाँ। यानी ये जो हैदराबाद और कश्मीर वाले हमने कल पढ़ा था ना प्रॉब्लम्स में, ठीक है। चलो आर्मी लीडर्स के ऊपर आते हैं, ये लास्ट चीज है इनकी मिनिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, फिर हम उसको फर्दर मूव करेंगे, लियाकत अली खान वाली बात पर भी आएंगे, बट फॉर नाउ वी हैव दिस। आर्मी लीडर्स के ऊपर बात करते हैं, ये लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आप लोगों को बताया था, बताओ भाई, पाकिस्तान के पास कितना आर्मी था? कितना? 1.5 लाख, 1,50,000। बेटा उस वक्त हमारे पास ऑफिसर्स कितने थे? 4,000। कितने? ये रिक्वायरमेंट थी, ये क्या थी? रिक्वायरमेंट। 1.5 लाख लोगों को 4,000 ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स संभालने के लिए चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान के पास बेटा थे कितने? खाली 2,500, सिर्फ 2,500 मौजूद थे, ठीक है। जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने 500 ब्रिटिश मंगाए, ठीक है। तो 1951, सॉरी जल्दी जल्दी बोलो थोड़ा। क्या? तो वो तो टोटल फिगर बता रही हो ना तुम मुझे। नहीं नहीं, 2,500 नहीं थे भाई, 2,500 तो पहले से मौजूद थे, उसके बाद 500 और मंगवाए थे, बस इतना सा। उसमें 3,000 मर्ज करने का तुम असल में रिदा जो है ना वो, चलो। तो 1951 के अंदर, मजाक करो, 1951 के अंदर ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, ठीक है, डॉगलस ग्रेसी, ठीक है, he was the commander in chief of the Pakistan army, he was the British commander in chief of the Pakistan army, he was the British commander in chief of the Pakistan army, ठीक है। इनको किसने रिप्लेस किया? जनरल अयूब खान, ठीक है, जनरल अयूब खान। ये क्यों इंपॉर्टेंट था डिसीजन? ये इस वजह से इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब ब्रिटिश CIC की जगह पर हमारे पास एक पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी मौजूद था। अयूब खान ने कहां से पढ़ा था? देखा, ये इसमें एक्सपर्ट है रेदा, कुछ आएगा नहीं आएगा, अलीगढ़ इसको याद होगा, स्कूल से पढ़ा था, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने भी वहीं से पढ़ा, फिर लेटर ऑन इवेंट, हाँ, जो सर सैयद ने बनाई थी 1920 में। यूनिवर्सिटी AMU वाज क्रिएटेड इन 1920। पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, फिर MAO कॉलेज बना, उसके बाद 1920 के अंदर जो है वो सर सैयद के चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा चलो वापस आ जाओ उसके ऊपर।
तो 1951 में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर डॉगलस ब्रेसी वाज रिप्लेस्ड बाय जनरल अयूब खान। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से था क्योंकि फर्स्ट टाइम अब हमें जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को उसका खुद का लोकल पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ मिला, खुद का लोकल पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ मिला। और इसके अलावा ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट कर रहे थे जिन्ना के उस डिसीजन के ऊपर 500 ऑफिसर्स को बुलाने वाले कि हमारे आर्मी में ब्रिटिश जो है वो मौजूद, हटाओ इनको। समझ रहे हो बात को? बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के अंदर भी और लोकल लोगों में भी ये कंप्लेंट कर रहे थे कि अब हमें अंग्रेजों का अमल दखल हमारे मुल्क में नहीं चाहिए। तो जब ये डिसीजन लिया गया कि अब भाई अयूब खान बनेंगे तो जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा खुश हुई। ये डिसीजन की कि डॉगलस ब्रेसी की जगह अयूब खान को लाया जाए, इसकी सक्सेस क्या थी, सक्सेसेस क्या थी, प्लस पॉइंट्स क्या थे, माइनस पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये था, नहीं भाई ये नहीं था मुस्लिम पावर में आए। पहला पॉजिटिव ये बात थी कि हमने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया, हमारा खुद का लोकल पाकिस्तानी CIC अपॉइंट कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि लियाकत अली खान को मारने के लिए उस वक्त आर्मी के अंदर प्लानिंग्स चल रही थी। तो उन कंट्रोवर्सीज, उन जो है ना वो सॉरी नॉट कंट्रोवर्सीज, उन कॉन्स्पिरेशंस को अयूब खान ने पकड़ा, उन कॉन्स्पिरेशंस को अयूब खान ने पकड़ा, जिसके अंदर एक मेन जो आपको इवेंट कोड किया जाता है दैट इज ऑफ द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के अंदर वो आर्मी के लोग जो गवर्नमेंट से नाखुश थे ये प्लान कर रहे थे कि हम जो है वो लियाकत अली खान को टपका दें। अच्छा अब आप ये पूछो कि भाई वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन के खिलाफ क्यों नहीं बोले? क्योंकि क्योंकि मुल्क कौन चला रहा था? प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का मेन अमल दखल था। ठीक है, चलती उनकी थी क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ऐसा क्यों था। ठीक है, खैर बहरहाल तो अयूब खान ने रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी डिस्कवर की। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी इट अकर्ड इन मार्च 1951। ठीक है, उसमें वो लोग जो गवर्नमेंट से नाखुश थे वो ये प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से हम लियाकत अली खान को शॉर्ट कर सकते हैं या इसको जो है वो इसका कत्ल या इसका जो है ना वो इसको मारने का प्लान कर सकते हैं। तो अयूब खान ने वो डिस्कवर किया और अयूब खान ने इसमें टोटल 15 से 20 लोग इन्वॉल्व थे। 14 जो है वो आर्मी ऑफिसर्स थे और चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो ऐसा नहीं था कि नॉर्मल ऑफिसर्स थे, अच्छी पोस्ट रखने वाले ऑफिसर्स भी इस चीज के अंदर जो है वो शामिल थे। इन लोगों को बंद किया गया, सलाखों के पीछे डाला गया, बिहाइंड द बार्स। जस्ट अ सेकंड। उसके बाद इन लोगों को क्या हुआ बोलो? ट्रायल। क्या हुआ? इम्प्रिजनमेंट हुई, जेल हुई, जज ने इनके ऊपर फैसला सुनाए। ठीक है, तो अयूब खान को अपॉइंट करने की दूसरी सक्सेस ये है कि ही डिस्कवर्ड द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी। ही डिस्कवर्ड द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी। कहां से आया? नहीं ना, ठीक है, समझ आ गया? अंसफ क्या समझे बताओ? हाँ, क्या थी रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी? 14 ऑफिसर्स और कुछ लोग और जनरल अकबर खान क्यों मारने की? क्योंकि वो गवर्नमेंट से नाखुश थे, उनको प्रेजेंट करवाई, उनको जो है ना वो फैसला दिलवाया गया और इस वजह से हम कहते हैं कि अयूब खान को अपॉइंट करने की ये दो सक्सेसेस थी। डज दैट मेक सेंस? इसका नुकसान एक क्या था अयूब खान को अपॉइंट करने का? ही इम्पोज लेटर ऑन मार्शल लॉ। ही इम्पोज, लिख लें अपने पास इसको, ही इम्पोज मार्शल लॉ। ये इसका वो है ना माइनस वाली बात है, नेगेटिव पॉइंट है। मार्शल लॉ क्या होता है? आर्मी जब आ जाती है, मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है। आपने तो आपको मैं जो है ना वो केस अलग है ना आपका, सब बाकी सबको पता है ना मार्शल लॉ क्या होता है। 50 लोगों में जो है ना वो अगर हम ऐसा, मैं तो समझता हूँ 1000 लोगों में एक बंदा ऐसा निकलता है जिसको जो है ना मार्शल लॉ नहीं पता तुम्हें?
मार्शल क्या होता है? जब आर्मी टेक ओवर कर लेती है और आपकी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाती है, आर्मी आ जाती है, कर्फ्यू लग जाता है। हाँ, 8 साल 10 साल, ठीक है। सो विद दिस हमारे पास जो है ना वो ये, तुम क्या दे रहे थे, कौन सा इसके लिए ठीक है, समझ आ गई तुम लोगों को? ठीक है, अब हम जो है ना वो इसको वो करते हैं, छुट्टी दे दूं?